हेलो दोस्तों। क्या आप भी शेयर मार्केट के नेगेटिव रिटर्न से परेशान हो रखे हैं? क्या आपका भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं या जीरो रिटर्न्स आ रहे हैं? क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप REIT एंड NVIT जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ में पार्ट बन सकते हैं। मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लान फाइनेंशियल प्लानर चैनल। आज हम बात करेंगे रीट और इन्विट्स के बारे में कि कैसे ये आपके पोर्टफोलियो में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट के बारे में। REIT ये क्या है? रीट इज बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जो जो कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको परचेज करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। और उनकी जो इनकम होती है, जो रेंटल इनकम्स होती हैं, वो आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उन इनकम का एज ए एंड यूजर्स को, एज ए इन्वेस्टर को। तो लेट्स से अगर आपने किसी रिएट में इन्वेस्ट कर रखा है जो ये प्रॉपर्टीज मेंटेन करता है, तो उनसे जो इनकम आएगी वो आपको वो वापस एज ए डिविडेंड आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इनके कुछ मैंडेटेड रूल होते हैं कि हर जो भी ट्रस्ट होता है इसको अपना 90% जो कैश फ्लो होता है वो इन्वेस्टर को क्वार्टरली रिटर्न करना पड़ता है। और उनकी जो 80% ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो भी इनकम जनरेटेड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो मैक्सिमम 49% ऑफ रिस्क ही ले सकते हैं। इंडिया में हम अगर बात करें तो करंटली हमारे पास 5 लिस्टेड REITs हैं और उनका जो टोटल ओम है वो करीबन 2.4 लाख करोड़ रुपीज है। और उनकी मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 1.6 लाख मार्केट कैप है। और लगभग 2.5 लाख यूनिट होल्डर्स हैं जो इन REITs को होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनविट की बात करें जो कि होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, तो जहाँ रीट में आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और मॉल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इनविट में आप जो इंफ्रा के रिलेटेड असेट होते हैं, चाहे वो टोल हो, रोड हो, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो, गैस पाइपलाइन लाइन हो, टेलीकॉम टावर, टैरिफ, गवर्नमेंट कम्युनिटीज, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। और उनको भी वही सेबी द्वारा मॉनिटर किया जाता है और उनमें भी सेम कुछ की इफेक्ट्स होते हैं कि जो 90% ऑफ कैश फ्लो है वो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 80% जो असेट होने चाहिए वो रेवेन्यू जनरेटिंग होने चाहिए। और मैक्सिमम जो लीवरेज होता है वो 70% यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा होता है, यहाँ मनी की डिमांड ज़्यादा होती है। इंडिया में अगेन 5 इनविट है जो NSE पे लिस्टेड है। और जो इनकी ईयर ऑफ पे आउट ग्रोथ है वो अप्रोक्स 13% है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। और इसमें इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो वो काफी अच्छा अमाउंट है। तो अगर आप एक डिविडेंड हैवी पोर्टफोलियो चाहते हैं, कंटिन्यू डिविडेंड से अर्निंग चाहते हैं, तो REIT और InvIT एक काफी अच्छा एडिशन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अब अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें, तो सबसे पहले अगर एसेट टाइप की बात करें, तो जो REIT होती है वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेट में जाते हैं, वहीं इन्विटेज जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। कॉमर्शियल में हमारे पास रेंटल इनकम होती है, वो टेनेंट से जो जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इन्विटेज में जो टोल्स, टैरिफ, एन्युटी आते हैं वो आते हैं। जो कैश फ्लो का अगर हम बात करें तो दोनों का ही काफी अच्छा कैश फ्लो होता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी दोनों की काफी अच्छी होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो रेट में काफी दोनों में ही हाई होती है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो है वो पर यूनिट, क्योंकि हम एक शेयर की एक यूनिट भी परचेज कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्स 300 से 500 यूनिट, 500 रुपये पर यूनिट का शेयर मिल रहा है, तो उसके होती है। इसके अलावा NSE और BSE दोनों पे ये लिस्टेड होते हैं और मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है कि 90% जो उनका नेट इनकम है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे NSE पे जो लिस्टेड रेट हैं उनके बारे में। तो जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर है वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क का, जो कि इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रेट है। इनकी बेंगलोर और मुंबई, पुणे, NCR में 51 से ज़्यादा पोर्टफोलियो में है। करंट इनकी जो शेयर प्राइस है वो है अराउंड 422, और पिछले एक साल में इन्होंने 21% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क IIT। इनके भी अगेन मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई में काफ़ी सारे
प्रॉपर्टीज हैं, और पिछले एक साल में लगभग इन्होंने भी 20% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट की, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो अप्रोक्स 326 330 के आसपास है, और पिछले एक साल में इन्होंने अपर अप्रोक्सीमेट 16% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट आईआरईटी और नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट आईआरईटी है, जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं 2023 और 2025 में, इन्होंने भी पिछले एक साल में लगभग 19% का रिटर्न दिया है, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जहां पिछले एक साल में शेयर मार्केट ने ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिया है, या कुछ अगर आपने प्रॉपर शेयर नहीं करके तो कुछ सेक्टर ने तो नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, वहां पे ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा है और उसमें आपने कुछ पार्ट उसमें रिट्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आपकी पोर्टफोलियो को एक स्टेबल ग्रोथ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिकली लिस्टेड इन्विट्स के बारे में, तो इंडिया ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, जिसने पिछले एक साल में 14% का रिटर्न दिया है। आईआरबी इन्वेटिव फंड है, उन्होंने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, उसके अलावा भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। तो ये सारे वो हैं जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और पिछले एक साल में सबने दो डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, जो कि मार्केट को देखते हुए काफी अच्छे रिटर्न्स आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप को। तो सबसे पहले आपको अपना एक नॉर्मल डेमिट या डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, तो आप किसी भी पॉपुलर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो जेरोदा हो, ग्रो हो, एचडीएफसी सिक्योरिटी या कोई सी भी हो। इसको उसके बाद जैसे आप उसमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है इन रेट्स और इनविट को सर्च करने का, और उनकी आपकी जो मार्केट ऑर्डर है उसके बेसिस पे आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप उनकी इवन 1 यूनिट भी परचेज कर सकते हैं, या आप उनमें एक एसआईपी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन है वो चालू हो जाएगा, जहाँ पे आपको रेंटल और टोर इनकम आपको डायरेक्टली अकाउंट में डिविडेंड के रूप में आपको रिसीव होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी ऐसा मेजर एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। बस आपको जो नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, उसके थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हैं। अब इसका जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, वैसे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, लेकिन फिर भी अगर हम डिटेल में बात करें, तो जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, जो कि आजकल इंडिया में डिमांड हो रही है, रियल एस्टेट काफी अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है, वो आपको ये दोनों जो एसेट कैटेगरी हैं वो प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पे आपको बल्क में 10 लाख 20 लाख या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल चंक्स के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट से आपने हर महीने 20,000 की एसआईपी चालू कर ली, तो आप उसके थ्रू भी आप इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड, इनका जो इक्विटी मार्केट से जो रिलेशन होता है वो काफी लो होता है। जैसे पास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें, इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आए हैं, लेकिन सेम टाइम पे रिट ने काफी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे आपको दिया है। तो अगेन, अगर आपका इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा बैलेंस प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा ये क्वार्टरली इनकम प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट मैंडेटेड है कि इनको 90% जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो उससे आपको एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम हो जाती है। इसके अलावा इनका जो इन्फ्लेशन है जो वो भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रोथ करती है, तो वहाँ पे आपके असेट की वैल्यू भी ग्रोथ करती है। और उसके अलावा जो ये प्रीमियम असेट जो होते हैं, उनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए होते हैं। और इनका जो इक्विटी नेचर होता है वो डेब्ट प्लस इक्विटी का हाइब्रिड नेचर होता है। तो जो मॉडरेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो एफडी से बेटर रिटर्न चाह रहे हैं, वह इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा बेनिफिट ग्रोथ कर सकते हैं। पास्ट अगर 1 और 2 रिटर्न्स की हम बात करें, तो एवरेज जो रिटर्न रहा है वो अप्रोक्स 21% रहा है। और इंसेप्शन से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 30% का रिटर्न रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन टोटल करें, तो लगभग 26,500 करोड़ रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेट्स ने किया है। और अगर हम आर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करें, तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का, 6,070 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्होंने पे आउट दिया है। तो ये एक काफी अच्छा अमाउंट है, जो आपको एक स्टडी इनकम प्रोवाइड कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। वहीं अगर हम इन्विट्स की बात करें, तो उनका एक 13% का एवरेज रिटर्न रहा है, या 10% का डबल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। और आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसके अलावा भी इन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है।
लेकिन इसके साथ कुछ यहाँ पे रिस्क भी रहते हैं, कुछ कंसर्न्स भी रहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप चलिए हम उन पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी रहता है। क्योंकि एक यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, जैसे एफडी की रेट्स वगैरह बढ़ती है, तो जो रेट और यूनिट प्राइसेस होती है वो ऑफन गिर जाती है, क्योंकि उनका जो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो एफडी रेट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क भी यहाँ पे रहती है, क्योंकि जो इन्विट हैं वो काफ़ी लेस पॉपुलर है अभी मार्केट में, तो इतनी लिक्विडिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क भी रहता है इन्विट के साथ, कि लेट से उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पिक किया और उसको टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया, या उसकी कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई तो वो भी एक नेगेटिव हो जाते हैं। देन यहाँ पे जो रेगुलेटरी और टैक्स चेंजेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम रेट और केस से रिलेटेड जो टैक्स पॉलिसी उसमें चेंजेस करती रहती है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। वैकेंसी का भी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर लेट से उनका कंजप्शन नहीं हो रहा, वो वैकेंट रह गई, तो जो रेंटल इनकम है वो वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। असेट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी होता है, जैसे एम्बेसी रेट का जो मेजर एरिया है वो बेंगलुरु का टैक्स सेक्टर है, तो अगर बेंगलुरु के टैक्स सेक्टर में अगर कुछ डाउन साइड आता है, तो वहाँ पे ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है इनके लिए। इसके अलावा लीवरेज और डेप्ट रिस्क भी रहता है, कि जो 70% इन्वेस्ट लीवरेज ले सकते हैं, अगर उसको वो प्रॉपर प्लान नहीं कर पाए, तो उस केस में यहाँ पे एक नेगेटिव चांसेस रहता है। और कई बार जो मार्केट प्राइस होती है और जो नए प्राइस होती है, तो उससे भी यील्ड जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो ये कुछ मेजर रिस्क का कंसर्न है जो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, चाहे लिक्विडिटी रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसी रिलेटेड हो। इन सब का भी आपके बारे में होना चाहिए। और ये जरूरी है कि जिस भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पता होना चाहिए, तभी आप अपने रिस्क कैपेसिटी के बेस पर डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ग्लोबल रेट ऑप्शन जो इंडिया में अवेलेबल है और जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कोटेक का एक इंटरनेशनल रिट फंड ऑफ फंड है, जो इंटरनेशनल जो रिट्स अवेलेबल है उनमें इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा मेरा एक एसेट ग्लोबल रिट्स ऑफ फंड है, वो भी जो ग्लोबल रेट है उनमें इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा नवी ने भी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड किया है, तो उनमें भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट स्टॉक यूएस बेस्ड स्टॉक्स की बात करें, जिनमें हम एंजल वन या एंडी मनी, वेस्टेड फाइनेंस, इनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई शेयर ग्लोबल रेट ईटीएफ है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या स्वैग यूएस ईटीएफ है, हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो इंटरनेशनल रेट्स हैं वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फ्यूचर जो फॉरेन्स में जो ग्रोथ हो रही है, जो अदर कंट्रीज में जो रियल एस्टेट की ग्रोथ हो रही है, उसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम ग्लोबल रेट्स की बात करें, तो वहाँ पे जो लिक्विडिटी का कंसर्न है वो नहीं रहता, क्योंकि जो उनका मार्केट कैप है वो काफी अच्छा है। जैसे अगर हम यूएस के मार्केट कैप की बात करें, तो लगभग वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि काफी अच्छा है। और वहाँ पे 200 प्लस लिस्टेड रेट्स हैं। उसके अलावा वो डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, रिटेल, अपार्टमेंट, सेल टावर, तो काफी अच्छा वेल रेगुलेटेड मॉनिटर है। और जैसे जैसे एआई का ग्रोथ हो रही है, डाटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे इन चीज़ों के डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम जापान और एशिया की बात करें, तो उनमें भी वहाँ पे जो ऑफिस, रिटेल और लॉजिस्टिक है उसमें काफी अच्छा है। और जो कोटक इंटरनेशनल फंड है वो इसका एशिया का एक्सपोजर देता है। सिंगापुर का अगेन बेस्ट रेगुलेटेड फंड होता है, और उसमें कैपिटल एंड एस ट्री, मेपल ट्री, ये काफी सारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी मार्केट काफी अच्छा है, 100 बिलियन प्लस का मार्केट है, और उसमें भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का काफी अच्छा ग्रोथ है। तो टैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो यहाँ पे आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कंपेयर होती है। जो उनका डिविडेंड कंपोनेंट होता है, वो डिविडेंड को भी जो गवर्नमेंट के रिसेंट टैक्स लेंस हुए हैं उसके बाद आपके स्लैब रेट पे होती है। रिटर्न ऑफ कैपिटल भी होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उससे कम रहता है। अगर हम शॉर्ट टर्म गेन की बात करें, तो वो फ्लैट 20% रहता है, जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, तो 12.5% रहता है, जो कि इक्विटी जैसा एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है। और उसके अलावा अगर हम टीडीएस की बात करें, तो 10% जो है वो रेजिडेंट इंडियंस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है इक्विटी के जो यहाँ पे टैक्स की रेट्स हैं, तो हम उसी को फॉलो कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें एफडी से कंपेयर करें, तो जो लिक्विडी या इक्विटी से कंपेयर करें रेट को, तो लिक्विडिटी है एफडी में लो होती है रेट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में 1 रुपए के भी शेयर से कर सकते हैं, लेकिन रेट्स में 50 से 500 रुपए की रेंज में कर सकते हैं। वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट एफडी का 1,000 रुपए से रहता है। रेगुलर इनकम रेट और एफडी दोनों प्रोवाइड करवा देते हैं, क्वार्टरली है, और रेट में तो इवन मैंडेटरी है। लेकिन जो इक्विटी है वहाँ पे डिविडेंड कोई गारंटीड नहीं होते हैं। इन्फ्लेशन का बेनिफिट अगर हम बात करें तो वो आपको सिर्फ रेट और इक्विटी में मिलता है, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको रेट और इन्विट में मिलता है। इसके अलावा जो रियल एसेट की बैकिंग है वो भी आपकी रेट में होती है, क्योंकि जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो उसके बैकिंग के रूप में वो रियल प्रॉपर्टीज को परचेज किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही स्मॉल एंड मीडियम रेट्स भी किए हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनमें उनके लिए है, ताकि वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें मिनिमम एसेट साइज काफ़ी कम कर दिया है, 500 करोड़ से कम करके इसको 50 करोड़ रुपीज कर दिया है। मिनिमम इन्वेस्टर की वो भी कम कर दिया है, 200 इन्वेस्टर कर दिया है। एसेट भी 95% ऑफ एसेट कर दिया है। सेबी द्वारा मॉनिटर होते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्मॉल टायर 2 टायर 3 सिटी में करते हैं। और इनका फ्रैक्चरल ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जहाँ पे आपको पार्शियल ओनरशिप भी यहाँ पे मिल सकती है। तो रेट और इन्वेस्ट करने से पहले काइंड ऑफ एक चेकलिस्ट का अगर हम बात करें, तो ये चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप मेरे सजेशन में रेट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बेटर लिक्विडिटी है और इजियर टू अंडरस्टैंड है। आपको उनके डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड प्लस टोटल रिटर्न पे फोकस करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कौन सा यील्ड आपके बेटर है। उनकी ऑक्यूपेंसी रेट को चेक कीजिए, टारगेट कीजिए कि ऑक्यूपेंसी रेट जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी होगी। और अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सके, आपको सारे रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में आइडिया नहीं हो। टैक्सेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर आप चाहें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोटेक के फंड या अदर जो फंड है उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का फायदा ये होगा कि आपको कोई एलआरएस एसएल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आपके लिए वन लेस हेडक होगी। और जो आपको इनकम हो रही है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कंपाउंडिंग को बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हमने रीट और इनविट दोनों को डिटेल में कवर किया है, हमने उनके रिटर्न कवर किया है, हमने उनका ग्लोबल मार्केट कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रीट और इनविट आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए, हम जरूर उसको आंसर करना चाहेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक्स को कवर करें, तो वो भी हम कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। थैंक यू एवरीवन।